छात्रों, आज हम वर्ग समीकरण के अनुप्रयोग का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति, वर्ग समीकरण ज्ञात करने की विधियां, गुणनखंड विधि, सूत्र विधि एवं वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल, गुणनफल, साथ ही दिए गए मूल से वर्ग समीकरण बनाना आदि का अध्ययन किए हैं। आज हम वर्ग समीकरण के अनुप्रयोग का अध्ययन करेंगे। दैनिक जीवन के में अनेक ऐसी समस्याएं हैं जो साधारण आकलन या अनुमान से हम हल नहीं कर सकते। इसके लिए जीवन के व्यवहारिक अनुप्रयोग के प्रश्नों को वर्ग समीकरण में बदलकर दिए गए शर्त के अनुसार हम वर्ग समीकरण में उसको बदलेंगे। फिर उस वर्ग समीकरण से अज्ञात राशि चर x का मान निकालकर हम हल प्राप्त करेंगे। अज्ञात राशि में से दो मूल या दो उत्तर प्राप्त होंगे, जिनमें एक उत्तर कभी कभी सार्थक उत्तर नहीं होता। तो उस जो सार्थक उत्तर नहीं होता, दिए गए शर्त के अनुसार जो सार्थक उत्तर नहीं होता, उसको हम अस्वीकार कर देते हैं, अवॉइड करते हैं, और जो दूसरा जो मान प्राप्त होता है, हल प्राप्त होता है, उस पर हम दिए गए शर्त के अनुसार हल करते हैं। तो इस प्रकार हम वर्ग समीकरण के अनुप्रयोग का अध्ययन करेंगे। इसके लिए प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न 2 को हम हल करेंगे। प्रश्न है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 113 है। प्रश्न है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 113 है। मान लीजिए क्रमागत संख्याएं को हम इसके बारे में पहले समझे कि क्रमागत संख्याएं क्या है। क्रमागत का शाब्दिक अर्थ है क्रम से आने वाले, जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये क्रमागत संख्या है ना। क्या संख्या है ये? क्रमागत संख्या है। और क्रमागत नेचुरल संख्या है, प्राकृतिक संख्या है ना। तो ये क्रमागत नहीं होंगी। 7, 5, 7 ये क्रमागत नहीं है, क्योंकि इनके बीच में एक संख्या और है। क्रमागत प्राकृतिक संख्या है मतलब जो क्रम से आए, वो क्रमागत संख्याएं हैं। तो हम इसके लिए मान लें, संख्याएं को हम अज्ञात राशि मान लें। माना कि हल, इस प्रश्न का हल है क्वेश्चन नंबर 2। माना कि क्रमागत प्राकृत संख्याएं x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? हम एक संख्या को x माने तो दूसरा क्या होगा? x + 1। जैसे 4, 5 एक क्रमागत है, तो 4 में 5 कैसा मिला? इसको x है, तो 5 कैसा हो गया? x + 1। तो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं x एवं x + 1 है। मान लिया हमने कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या x और 1 है जिसके वर्गों का योग 113 है। जिसके वर्गों का योग कितना है? 113 है। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा ये? क्योंकि यही शर्त, यही प्रतिबंध है। प्रश्नानुसार वर्गों का योग 113 है, तो ये हो जाएगा x वर्ग धन x + 1 वर्ग 113। x का वर्ग धन x धन 1 का वर्ग बराबर 113। ये दो हमने जो माना है क्रमागत प्राकृतिक संख्या, उनके वर्गों का, उनका वर्ग कर दिए, उनका योग कर दिए,
वे 113 के बराबर हैं। अब इसको हल करेंगे, इसको हल करके हम x का मान प्राप्त करेंगे। x का मान प्राप्त करेंगे तो हमको इसका जो हल है प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाएंगे। विच इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर, x प्लस 1 को क्या होगा, इसको विस्तार करेंगे तो प्रसार करेंगे तो ये होगा सूत्र किससे, x प्लस 1 x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर से इसका विस्तार करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x x इंटू 1 प्लस 1 का वर्ग बराबर 113। इसका हमने विस्तार कर दिया, x का वर्ग प्लस 2x इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर इक्वल 113। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 1 को x से मल्टीप्लाई किए फिर 2 से किए तो 2x हो गया और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा ये 113। एक्स स्क्वायर प्लस होके हो जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल 113। एक्स स्क्वायर को हमने प्लस कर दिया और इस प्रकार जो प्राप्त हुआ वो हो गया एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 इक्वल 13। हम 13 को वर्ग समीकरण के मानक रूप के रूप में लिखने के लिए हम 13 को क्या है लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 113 इक्वल 0। 2x स्क्वायर 2x 113 में हम एक घटाएंगे तो कितना मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 112 इक्वल 0। अब यहां पर देखिए यहाँ 2 है, ये 2 है, ये भी सम संख्या इवन नंबर है तो 2 कॉमन हो जाएगा। 2 कॉमन लेने पर हम कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x कितना हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो माइनस 56 इक्वल 0। 56 इंटू 2 कितना होगा 112, 2 कॉमन हो जाएगा तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 56, ये हो गया। अब देखिए यहां पर 2 और ये जो बीजी व्यंजक पद है इसका गुणनफल 0 है। इस पद का आशय यही है कि 2 और जो बीजी व्यंजक पद है उसका गुणनफल 0 है, तो 2 तो 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो क्या 0 होगा, जो बीजी पद है वो 0 होंगे। इसलिए which implies that x square plus x minus 56 equal 0। अब देखिए ये किसके रूप में आ गए, वर्ग समीकरण के रूप में। ये जो हमारा जो प्रश्न दिया गया था जिसकी शर्त के अनुसार हमने एक चर x माना और उस पर हमने हल करके किसके रूप में हम इसको परिवर्तित कर दिए, वर्ग समीकरण के रूप में हमने इसको परिवर्तित कर दिया। अब इसको हम हल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर अज्ञात राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं, है ना। वर्ग समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल करें तो देखिए यहाँ पर
संख्या कितनी है 1, यहाँ पे है 56, यहाँ पे 1 है। ए का मान हम कंपेयर करेंगे तो 1 है वर्ग समीकरण के मानक रूप से, बी का 1 है और सी की वैल्यू -6। अब हम जब गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो बी को इस तरह से हमको विभक्त करना है 2 भागों में कि ए और सी का गुणनफल बी को जो हम विभक्त किए हैं 2 पार्ट b1 और b2 में, उसके गुणनफल के बराबर हो। तो यहाँ पे 1 है और 56 है, तो 1 और 56 को मल्टीप्लाई तो 56 आया। अब 56 के लिए 2 नंबर हम फाइंड आउट करते हैं जिनको गुना करने पर 56 मिले, बट उसको जोड़ने या घटाने पर कितना प्राप्त हो 1 हो। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको गुना करने पर 56 मिले और जोड़ने या घटाने पर कितने मिले 1 मिले? है कोई संख्या हमारे पास? है। ऐसी संख्या कौन सी है? 7 और 8। 7 और 8 को हम जब गुना करेंगे तो 56 मिलेगा, और 8 में जब हम 7 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 1। तो हमको 2 संख्याएं प्राप्त हुई, x² प्लस 8x माइनस 56 माइनस 7x माइनस 56 इक्वल 0। ये 2 संख्या प्राप्त हो गई। अब हम इस पद से x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 8, है ना, x प्लस 8। x प्लस 8 आया, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। और एक संख्या, ऐसी कौन सी संख्या जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये संख्या प्राप्त हो? तो हमारे पास संख्या है -7। ये -7x हो जाएगा, प्लस माइनस और 7 8 जा 56। अब जो एक घाती पद है x प्लस 8, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, हम इसको एक बार लिख लेंगे x प्लस 8, और ये हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल 0। अब हम दोनों एक घाती पदों को अलग अलग शून्य के बराबर रखेंगे, तो ये हो जाएगा एक बार x प्लस 8 इक्वल 0, एक बार x माइनस 7 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा विच इम्प्लाइज दैट x इक्वल -8 और x इक्वल क्या हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो -7 प्लस 7 हो जाएगा। तो x की 2 वैल्यू हमको मिला, x के 2 मान प्राप्त हुए, x इक्वल 7 और x इक्वल -8। बट हमने क्या माना था? माना कि क्रमागत प्राकृतिक संख्या x प्लस 1 है। तो देखिए यहाँ पर 7 तो प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर, बट -8 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, है ना, ये नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो हम इसको अस्वीकार कर देंगे, क्योंकि हमारे जो माने चर, हमने जो चर को माना है उसके सार्थक उत्तर नहीं है, तो इसको हम अस्वीकार कर देंगे, अवॉइड करेंगे। तो हमको x इक्वल मिलेगा, लिखना पड़ेगा -8 प्राकृतिक संख्या नहीं है, सार्थक उत्तर नहीं है, इसलिए इसको अस्वीकार किया जाता है। तो x के मान प्राप्त हुए, x इक्वल 7। कितने मान प्राप्त हुए? x इक्वल 7। जब x का एक मान प्राप्त हुआ तो दूसरा क्रमागत संख्या कितनी है, कौन सी है? x प्लस 1। इसलिए x प्लस 1 कितना हो जाएगा? x प्लस 1 इक्वल 7 प्लस 1 इक्वल कितना हो जाएगा? 8। तो हमको 2 प्राकृत संख्या प्राप्त हो गई, एक तो x और 7 और दूसरा 8। हमारा उत्तर होगा 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या क्या हो गई? 2 क्रमागत संख्याएं क्या निकल गई? संख्याएं क्या हैं? 7 और 8। यही हमारा क्या होगा? उत्तर। तो इस तरह हमने व्यवहारिक जीवन के जो प्रश्न हैं उनको हमने वर्ग समीकरण के रूप में पहले परिवर्तित किया, फिर उसका हमने हल प्राप्त किया। अब हम एक और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन 6 है इसी प्रश्नावली का। एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली एक भुजा दूसरी भुजा की दुगुनी से एक अधिक है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 68 वर्ग सेंटीमीटर हो तो समकोण बनाने वाली भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया, इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज है एक ABC, समकोण बनाने वाली भुजा AB और BC है। समकोण बनाने वाली दो भुजा है, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है ना। माना कि एक समकोण बनाने वाली एक भुजा AB इक्वल x सेंटीमीटर, ये हमने मान लिया। किसको मान लिया? AB को हमने क्या मान लिया? x सेंटीमीटर। अब प्रश्न का जो शर्त है, प्रतिबंध है, क्या बोलता है कि एक भुजा जो दूसरी भुजा है पहली भुजा का 2 गुना से 1 अधिक है। क्या बोल रहा है? पहली भुजा दूसरी भुजा की दुगुनी से 1 अधिक है ना। तो दुगुनी से 1 अधिक से क्या हो जाएगा? इसका दुगुना कितना हो जाएगा? x का 2x। प्रश्नानुसार क्या होगा? दूसरी भुजा, प्रश्नानुसार दूसरी भुजा क्या होगा? 2, इसका 2 गुना x का 2 गुना 2x का 1 अधिक है। तो दूसरी भुजा BC बराबर क्या हो जाएगी? 2x प्लस 1। क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1, ये दूसरी भुजा है ना। ये हो जाएगा 2x प्लस 1। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है? 68 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया है 68, ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 68 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमें दोनों भुजाओं का मान ज्ञात करना है। हमें दो समकोण बनाने वाली भुजा का मान ज्ञात करना है। अब हम दिया है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 68 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम इस शर्त के अधीन x, AB और BC समकोण बनाने वाली भुजा का मान ज्ञात करना है। मतलब हम x का मान ज्ञात करेंगे, फिर 2x प्लस 1 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए वर्ग समीकरण के रूप में इसको बदलना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल की परिभाषा से ये हो जाएगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पे आधार ये BC भुजा है और ऊंचाई कितनी है? 1/2। तो हम इसको लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC में 1/2 x
गुणित 2x प्लस 1 इक्वल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना दिया है 68। हम इसको त्रिभुज ABC में लिख सकते हैं 1/2x गुणित 2x प्लस 1 इक्वल 68। त्रिभुज समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल से हमने इसको लिखा है। अब इसको हल करेंगे तो विच इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा x इंटू 2x प्लस 1 इक्वल ये हो जाएगा 2 इंटू 68। तो ये गुना कर दिए 2 का और x से इस ब्रैकेट को हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ब्रैकेट ओपन करने पर 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल 136। कितना हो गया, 68 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 136। 136 को इधर हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 136 इक्वल 0, 136। ये वर्ग समीकरण के मानक रूप के में परिवर्तित हो गया। अब हम इसको हल करेंगे। हम गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं, सूत्र विधि से भी हल कर सकते हैं। अब हम गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। यहां पर a और c को फिर गुणनखंड करने की विधि वही है कि a और c का गुणनफल का मान इस तरह से हम प्राप्त करें जो b को विभक्त करने पर प्राप्त गुणनफल के बराबर। तो 136 गुणित 2, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 7, 272। 272 के लिए ऐसी दो संख्याएं प्राप्त करेंगे जिनका अंतर किसके बराबर हो, 1 के बराबर। तो क्रमागत संख्याएं होंगी क्योंकि अंतर 1 है। तो ऐसी संख्याएं हैं 17 गुणित 16, 17 गुणित 16, सॉरी 36 दूनी 72, 272, ठीक। 16 सत्ते 100, इतना हुआ 112 है ना, 112 और 16 एकम 16, 16, 11, 27, 272। तो 17 और 16 दो अंक है जो मिलेंगे हमको। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 16x माइनस 136 इक्वल 0। अब यहां से हम x की मान निकाल लेंगे, दो पद अलग अलग लेके। तो 2x x फाइंड आउट होगा 2x प्लस 17 माइनस, यहां से हम लेंगे यहां से निकल जाएगा 8x, ये हो जाएगा 2x माइनस 17 इक्वल 0। 8 7 56, 8 5 56 53। 2x ये भी प्लस में कन्वर्ट होगा क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया है, तो ये हो जाएगा माइनस है 2x प्लस से, यहाँ पर सेम है दोनों, तो हमने इसको एक ब्रैकेट में ले लिया।
2x प्लस 17 एंड यह हो जाएगा x माइनस 8 इक्वल 0। ये प्राप्त हो गया हमें 2x इक्वल 17, x माइनस जेड इक्वल 2x प्लस 17, x माइनस 8 इक्वल 0। अब हम इसको जो एक घाती पद है उस एक घाती पद को अलग अलग हम शून्य के रूप में लिखेंगे। एक घाती पद को अलग अलग शून्य के रूप में लिखने पर ये हो जाएगा 2x प्लस 17 इक्वल 0 एंड x माइनस 8 इक्वल 0। यहाँ पर x के वैल्यू प्राप्त होगा, इसको पक्षांतर करेंगे -17/2 और यहाँ पर पक्षांतर करने पर 8। तो इस तरह से x के दो मान प्राप्त हुए हमें, x के दो मान प्राप्त हुए, x इक्वल 8 एवं x इक्वल 8 एवं x इक्वल -17/2। ये जो x की वैल्यू है x इक्वल -17/2 ये ऋणात्मक है और जो डिस्टेंस है दूरी वो कैसी होती है, हमेशा धनात्मक होती है। तो ये सार्थक उत्तर नहीं है, इसका हम क्या करेंगे, कर देंगे उसको अस्वीकार कर देंगे। तो हमें प्राप्त हुआ x इक्वल 8, एक मान प्राप्त हुआ, एक भुजा का मान प्राप्त हुआ, समकोण बनाने वाली भुजा का। अतः दूसरी भुजा 2x प्लस 1 इक्वल मान रख देंगे x का, तो 2 गुणित 8 धन 1 बराबर हो जाएगा 16 प्लस 1 इक्वल 17। अतः समकोण बनाने वाली दो भुजा प्राप्त हुई, एक का मान है 8 और दूसरा का मान है 17। अतः समकोण बनाने वाली दो भुजाएं हैं, 8 एवं 17 है। यही उत्तर है, यही इस प्रश्न का उत्तर है। तो इस तरह से हमने एक और व्यवहारिक जीवन में आने वाली जो प्रश्न है उसको वर्ग समीकरण से हल किया। अब एक और प्रश्न देखते हैं क्षेत्रमिति से। ये प्रश्न क्षेत्रमिति से ले चुके हैं। अब हम एक प्रश्न देखते हैं पिता और पुत्र की आयु से संबंधित। प्रश्न है, एक वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 8 गुनी थी। आज पिता की आयु पुत्र की आयु से पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो उनकी वर्तमान
आयु ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। प्रश्न है फिर प्रश्न को एक बार पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि हमको क्या चर मानना है। 1 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 8 गुनी थी। आज पिता की आयु पुत्र की आयु की पुत्र की आयु की आयु के पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर हैं, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। यहां पर हमें वर्तमान आयु ज्ञात करना है ना। तो हल इसको मानेंगे हल। आयु को हम पिता के आयु और पुत्र के आयु को चर के रूप में मानेंगे, अज्ञात राशि के रूप में। माना कि वर्तमान आयु, माना कि पिता की वर्तमान आयु, माना कि पिता की वर्तमान आयु x वर्ष एवं पुत्र की आयु की वर्तमान आयु y वर्ष है। प्रश्नानुसार 1 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 1 वर्ष पूर्व प्रश्नानुसार 1 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 1 वर्ष पूर्व पिता की आयु हो जाएगी। अभी वर्तमान आयु x है, तो 1 वर्ष पूर्व कितनी होगी? यदि सपोज दैट अभी वर्तमान पिता का आयु 40 वर्ष है, तो 1 वर्ष पूर्व कितनी होगी? 1 वर्ष पूर्व अभी 2015 में पिता का आयु 40 वर्ष है, तो 2014 में कितनी होगी? कितना होगा? 39। कैसे हुआ? 40 में हमने 1 माइनस किया। तो इसी प्रकार यदि वर्तमान पिता का आयु x वर्ष है, तो 1 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी? x माइनस 1, x माइनस 1 वर्ष। 1 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, इसी प्रकार 1 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु ये हो जाएगी y माइनस 1 वर्ष। इस प्रकार के प्रश्न में ध्यान रखिए, पूर्व पूछा जाए तो आपको जितने वर्ष पूर्व पूछा जाए उससे आपको माइनस करना है, और पश्चात या बाद वाले आते हैं प्रश्न में। वर्तमान आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद, तो बाद वाले प्रश्न में आप प्लस करेंगे और पूर्व वाले में आप वर्तमान आयु से माइनस करेंगे। 1 वर्ष पूर्व पिता के आयु x माइनस 1 हो गया और 1 वर्ष पूर्व पुत्र के आयु y माइनस 1 हो गया। कितनी गुनी थी पुत्र की आयु की? 8 गुनी। अतः ये हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल 8 इंटू y माइनस 1। पुत्र की आयु की 8 गुनी थी। 1 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 8 गुनी थी। यह सेंटेंस यहां तक कंप्लीट हो गया। x माइनस 1 इक्वल 8 माइनस 1 है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा विच इम्प्लाइज दैट x माइनस 1 ये हो जाएगा 8y माइनस 8।
1। कांस्टेंट चर को इधर लाने पर क्या हो जाएगा, ये x माइनस 8y, और कांस्टेंट टर्म को उस पर ले जाने पर -8 कितना हो जाएगा, x माइनस 8y एंड -1 कितना होगा बताइए, कितना हो जाएगा, ये पक्षांतर होके जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा x माइनस 8 इक्वल -7। ये होगा समीकरण पहला। अब पुनः प्रश्नों को पर ध्यान दे। आज पिता की आयु पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। यहां से हमको इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त होगा इस सेंटेंस से। आज पिता की आयु पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। यहां तक से हमको दूसरा समीकरण प्राप्त होगा। फिर समीकरण 1 और 2 को हम हल करके x और y के मान ज्ञात कर लेंगे। पुनः प्रश्नानुसार आज पिता के आयु पुत्र के आयु के वर्ग के बराबर है। आज पिता का आयु वर्तमान आयु क्या है, x है, और पुत्र का आयु कितनी है, y है, तो x इक्वल y स्क्वायर हो जाएगा, y का वर्ग हो जाएगा, है ना। ये होगा समीकरण 2। x का मान समीकरण किस में रख दें, 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर ये हो जाएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें प्राप्त होगा y स्क्वायर माइनस 8y इक्वल -7। इस रूप में हमें समीकरण प्राप्त हो गया। अब इसको मानक वर्ग समीकरण के रूप में लिखने पर y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 7 इक्वल 0, ये एक वर्ग समीकरण है जो उसमें अज्ञात राशि y के रूप में है। अब इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। इसके लिए हम ऐसी दो संख्या प्राप्त करते हैं जिनको गुणा करने पर 7 मिले, जोड़ने या घटाने पर हमको कितना प्राप्त हो, 8। ऐसी है कोई संख्या, ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी दो संख्याएं हैं 1 और 7। 1 और 7 को प्लस करने पर 8 मिलेगा, और 1 और 7 को मल्टीप्लाई करने पर कितना प्राप्त होगा हमको, 7, है ना। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस y माइनस 7y प्लस 7 इक्वल 0। यहां से हम y का मान ले लेंगे तो हो जाएगा y माइनस 1 माइनस 7 का मान ले लेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल 0। ये जो एक घाती पद है, 2 बार आए हैं, इसको एक बार लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में जो कॉमन है उसको लिख लेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल y माइनस 7 इक्वल 0। दो घाती गुणनखंड के रूप में प्राप्त हो गया। अब जो दो घाती गुणनखंड के रूप में प्राप्त हुआ, हम फिर उसी प्रकार से इसको अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे तो y1 इक्वल 0 इन y माइनस 7 इक्वल 0, तो ये हो जाएगा y इक्वल 1 और y इक्वल 7। तो पुत्र के पुत्र की वायु y है, उसके 2 आंसर प्राप्त हुए। अब एक देखते हैं कि दोनों आंसर सही है या नहीं, सार्थक उत्तर है या नहीं। तो y के 2 मान प्राप्त हुए, एक 1 और दूसरा 7। हम देखते हैं जब y का मान 1 को हम समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 कितना था, x स्क्वायर x इक्वल y स्क्वायर, ऐसी था समीकरण 2। जब हम 1 का मान यहां पर रखेंगे 1 का वर्ग करेंगे तो 1 मिलेगा, x का मान 1 मिलेगा,
जो कि संभव नहीं है। पिता की आयु और पुत्र की आयु दोनों एक समान एक ही नहीं हो सकती। y का मान 1 है और x का मान 1 है, इसका मतलब एक ये हुआ कि पिता की आयु और पुत्र की आयु दोनों बराबर है। ये संभव नहीं है, ये सार्थक उत्तर नहीं है। तो हम इसको कैसे कर देंगे? अस्वीकार कर देंगे, अवॉइड करेंगे। तो हमारा उत्तर होगा, ये अस्वीकार हो जाएगा, y = 7। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, पुत्र की आयु होगी, पुत्र की आयु y = 7। अतः पिता की आयु समीकरण किस में रखेंगे? 2 में x इक्वल कितना था? y²। तो y का मान रखेंगे तो हो जाएगा 7²। तो देन x का मान 49। तो पिता की आयु हमको उत्तर मिला, पुत्र की आयु 7 वर्ष और पिता की आयु 49। ये दोनों हमारे उत्तर होंगे, ये पुत्र के आयु के रूप में और ये पुत्र की x इक्वल हो जाएगा 49 वर्ष और y इक्वल हो जाएगा 7 वर्ष। तो यही हमारे उत्तर होंगे। इस तरह आज हमने वर्ग समीकरण के अनुप्रयोग, जो हमारे दैनिक जीवन में अनुप्रयोग होते हैं, उससे संबंधित प्रश्नों को हमने देखा है और हल भी किया। तो वर्ग समीकरण हमने क्या किया, जो हमारे व्यवहारिक जीवन में जो अनुप्रयोग होते हैं उसको हमने वर्ग समीकरण के रूप में परिवर्तित किया और वहां पर हमने एक चर मानकर उस चर का मान प्राप्त किया। इस प्रकार हमने इन प्रश्नों को हल किया। धन्यवाद।